नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे गणित के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। यह गणित का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 है आपका। इसके पहले गणित के प्रैक्टिस पेपर 3 कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी भी आपके प्रैक्टिस पेपर है। ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर के एक लिंक बना दिया गया है, MPTT वर्ग 3 प्रैक्टिस पेपर, जिसका आई बटन पे लिंक ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा। सारे प्रैक्टिस पेपर का प्लेलिस्ट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सारे हमारे प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में आप सभी जानते हैं, समझते हैं कि टीटी फैमिली है, टीचर्स फैमिली है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथियों, रब पेन कापी ले लें और तैयार हो जाइए गणित के प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 की। और इस प्रैक्टिस पेपर में हम 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न की। नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। 10,000 धन 10,100 धन 10 दहाई बराबर होगा, किसके बराबर होगा? सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है। देखिए, यहाँ पे दिया गया 10,000, तो हमें पता होना चाहिए 10,000 में 1 2 3 शून्य कर लेना है, और 10,100 का मतलब क्या होता है? 10 लिखना है और इसके बाद 100 कर देना है। इसके बाद 10 दहाई का मतलब क्या होता है? 10 दहाई का मतलब 100 होता है। 10 का गुणा दहाई क्या होता है? 10 दहाई मतलब 10 है, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो 10 दहाई भी हमारा क्या कहलाता है? 100 कहलाता है। तो इसमें अभी हम क्या प्लस कर लेंगे? आपका 100 और प्लस कर लेंगे, ठीक है। 10,100 दिया गया है और 10 दहाई, 10,000 हमारा हो गया, 10,100 हो गया और 10 दहाई हो गया। अब तीनों संख्या क्या कर लेना है? योग कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे 1 2 0 आएगा, फिर शून्य आएगा, 1 1 आपका 1 0 1 आ जाएगा और 1 आएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? 111 डबल शून्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 111 एंड डबल शून्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12 को 11 से और 22 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग क्या होगा? सभी यहाँ पे रब पेन लीजिए, भाग की क्रिया शुरू कर दीजिए। इस पर जब हम 11 का भाग देते हैं, पहली बार हमारा 11 का जाएगा 1, फिर आएगा आपका 1 वाला उतार लेंगे 1, फिर 1 बार जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे शून्य कर देंगे, फिर 1 उतारेंगे 11, बचा हमारा शेषफल यहाँ पे 2 बच रहा है। इसके बाद कह रहा आपका 13 22 3 को 13 से भाग दीजिए। इसको हम 13 से भाग देंगे, 13 1 कम 13, दोनों बार 2 आएगा नहीं, शून्य आएगा, 2 आएगा, 13 दूनी 26, यदि एक ही बार जाएगा यहाँ पे 13 करेंगे, 13 में 22 को माइनस कर दीजिए। कितना आ रहा है सभी लोग? 12 में 3 करेंगे, कितना आ रहा है? सभी लोग फटाफट बताइए। 12 में 3 अगर माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया आप लोगों का। इसके बाद 3 बच रहा है, 93 उतार दीजिए, 13 का पहाड़ा बढ़िए, 93 बार कितनी बार जाएगा? 13 6 78, 13 7 91, जा रहा है ना 91, अर्थात इसमें भी कितना शेषफल बच रहा है? 2 हमारा शेषफल इसमें भी बच रहा है। तो हमारा टोटल वैल्यू कितना होगा? 2 2 एंड कितना हो जाएगा? 4th ऑप्शन वाला, जो 4 हमारा आंसर हो जाएगा शेषफलों का। कि 5,000 ये आपका लिखा गया है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा यहाँ पे लिखा गया था 4 का अंकित मान बताइए, ठीक है। क्या है? 56,000। देखिए, कोई भी संख्या हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि 56,431 अगर लिखा हुआ है, तो इसमें अगर 6 का हमें स्थानीय मान निकालना, 6 लिखेंगे, बाकी जो संख्याएं 3 है तो 3 शून्य कर देते हैं, और अंकित मान सेम होता है। अगर हम यहाँ पे 4 अंकित मान करते हैं, जैसा हमारा प्रश्न था, ठीक है, तो यहाँ पे 5,996, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी और भी संख्याएं हुई तो और भी संख्याएं आप माइनस कर देंगे। बड़ी संख्या दी होगी तो बड़ी संख्या में कर देंगे, छोटी संख्या दी हो गई तो छोटी संख्या में कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण की बात करेंगे। देखिए, ऐसी संख्या जो समझ का महत्वपूर्ण पहलू ना हो, तो वह हमारा देखिए पंक्तिबद्धता है, गणना है, अंक लिखना है। ये संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन आपका संरक्षण नहीं होगा।
इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 30, 36, 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल है। सभी लोग सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए, आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि 30, 36, 42 का सबसे छोटा सारगुणज मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, तो 30 एंड 36 एंड 42 का सभी लोग एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना सभी को तो ऐसे ऐसे करिए और संख्याएं काटती जाइए, जो है संख्याएं आएंगी। सभी लोग कीजिए, वीडियो पॉज किए, एलसीएम निकालिए। और इसका एलसीएम 1260 आएगा। सभी लोग निकाल के टोटल कर लीजिए, क्या 1260 आपका एलसीएम आ रहा है? इसके बाद कह रहा है तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड। तो 30, 36, 42 में सार गुणनखंड मतलब क्या होता है? जो तीनों संख्याएं से कटे वह हमारा क्या होता है? सार गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 6 हमारी ऐसी संख्या है, 5 6 का 30, 6 6 का 36, 6 से 42, तीनों को काट देती है। इसके बाद अन्य कोई ऐसा संख्या नहीं जो इनको को काट सके। तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सार गुणनखंड हो जाएगा, अर्थात एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक। इसी को सार गुणनखंड कहते हैं। और हमारा एलसीएम अर्थात सार गुणज कितना आया था? लघुत्तम समापवर्तक 1260। अब इनका गुणनफल कह रहा है, तो 1260 कर दीजिए और इसमें 6 का गुणा कर दीजिए। 6 कम 6, 6 चांगा 36, हासिल लाई 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 कम 6 7, 75 60 हमारा आंसर आएगा, जो आपका डी ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड जो 7 के गुणज हैं वे कौन कौन से? एक होगा 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, इसके बाद 7 पना 35, 7 छंग 42। अब देखिए, यहाँ पे गुणनखंड की बात करेंगे, 84 का गुणनखंड भी होना चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पे 35 नहीं होगा। ठीक है, तो 7 चौक 28 और इसके बाद आपको क्या आएगा? डायरेक्टली 42 आ जाएगा। 42 के बाद डायरेक्टली आपका 84 आ जाएगा। ये हैं आपके 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड जो 7 के गुणज हैं। तो अब इनका हमें योगफल कर लेना है। अभिष्ट योग पूछा जा रहा है ना, तो इनका योगफल कर लीजिए। 7, 14, 21, 28, 42, 84 का जब आप इनका योग कर लेंगे तो 196 आंसर आएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी पैरामीटर समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब दिल्ली में समय 8:49 PM है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा माइंडली प्रश्न है। आइए समझ लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए, हमें दिल्ली और सिडनी के मध्य समय में अंतर पता हो गया तो आपका आंसर समझ आ गया। कम लग जाता है तो 1:19 पर होगा। तो ये मोटा मोटे समझ लीजिए, 8:49 में 1:19 में जब हम माइनस करते हैं तो 8:49 बराबर हमें 9 बजे मान लेते हैं। ठीक है, 9 से यहाँ पे डायरेक्टली 1 बजे तक कितना हो जाएगा? 4 घंटे ये हो जाएगा। हो जाएगी ना, मोटा मोटा मानिए, एक दिमाग के तौर पर पेन नहीं चलाना है कि 8:49 है, ये समझ लेते हैं 9 PM 9 बज गया है, आधी रात को, शाम का टाइम 9 बज गया, ये रात के 1 बजे, तो 9 4 घंटा ये हो जाता है। ठीक है, तो 49 में आपका ये आपका कितना बच रहा है? 11 मिनट और 19 ये हो गया। तो 19 और 11 को जो हम करते हैं तो 30 मिनट ये हो जाते हैं। तो 4.5 घंटे हमारा इसमें क्या, दोनों का अंतर निकल के आ गया। जब ये 4.5 घंटा हमारा अंतर निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे? 11:19 दिया गया है तो 11:19 में हमें क्या करना है कि 4 एंड 30 को प्लस कर देना है। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी एंड 3 1 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 1 5 और 1, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 15:49 आएगा। और 15:49 को हम क्या लिखते हैं? 3:49 लिखते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। समझ नहीं पाए तो एक बार वीडियो को और रिमाइंड कीजिए, पॉज कीजिए और आसानी से समझ लीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल्स दी। कितनी टाइल्स दी? 36 टाइल्स दी
और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, इस संकल्पना में गुणनफल को संबोधित किया जा सकता है, क्षेत्रफल को किया जा सकता है, गुणनखंड को किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आयतन को नहीं किया जा सकता। और ये प्रश्न आया हुआ है, टीटी एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है, टीटी में आयतन माना गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, सभी शिक्षक बंधु। देखिए, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। सभी बताइए। देखिए, भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शा रहा है, कितना? मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर को 125 किलोमीटर दर्शा रहा है, अर्थात 125 किलोमीटर बराबर 1.2 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे सभी प्यारे मित्र। तो बहुत ही आसान हो गया, इसलिए 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की निकालना है ना, तो 2000 किलोमीटर कर लीजिए तो बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए तो 1/2 गुणे 125 गुणे 2000 कर लेंगे। क्या करना आपको? 1/2 गुणे 125 कर लीजिए और ऊपर गुणे में 2000 कर लीजिए। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे होगा, आप लोग इतना तो कर सकते हैं। पहली बात, 2 से काट दी इसको, 1000 आपका हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर 25 से काट दी इसको तो 25 पंचे 125 होता है, और 25 इसको काटेंगे 1000 को कितना आएगा, 40 आ जाएगा। और 5 को 40 से काटेंगे, 5 8 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो कोई भी पैमाना पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर वाला जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सा सही नहीं दिया गया है, कि 25 शतांक बराबर 25/100, 0.57 बराबर 0.577 के बराबर 00। ये 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणे 0.2 मीटर के आयत के क्षेत्रफल के समान है। ये 2009 मिलीलीटर 2 मीटर 9 मिलीलीटर के बराबर है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है। आइए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आपका विकल्प सी दिया गया है, जब विकल्प सी को हम सॉल्व करते हैं, बाकी शतांक को इसी 25/100 लिखा जाता है, और आपको पता है दशमलव के बाद अगर 0 हम 3 कर देते हैं, इसके बाद चाहे 10 जीरो लगा दें, वह मान 0.33 ही होता है। ठीक है, दशमलव के बाद संख्या के बाद जो 0 आएगा वो उसकी मान्यता घट जाती है या ना के बराबर रहती है, या कितने भी शून्य लगा लीजिए। तीसरे ऑप्शन पर यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि सही नहीं दिया गया। देखिए, आप जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 30 का अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 900 वर्ग सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4.5 गुणे 0.2 का गुणा करेंगे और 0.2 गुणे 100 कर देंगे, तब भी आपका 450 गुणे 20 900 वर्ग सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प सी दिया गया हमारा सही नहीं दिया गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, सभी लोग बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो आपका डी ऑप्शन 2009 मिलीलीटर बराबर यहाँ पे 2 मीटर 9 मिलीमीटर, तो सभी पता है मिलीलीटर को मीटर में बदलना है तो कितना होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो आपका गलत दिया गया है। बाकी आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं और लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या होए। सभी लोग बताइए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, विद्यालय में लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 660 विद्यार्थी हैं, इसमें 2/3 लड़के हैं, 2/3 लड़के हैं। तो 660 गुणे 2/3 कर लेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 6 220 गुणे 2 करेंगे 440, क्या आ जाएगा 440 हमारे टोटल बॉयज लड़के हमारे निकल के आ गए। इसके बाद कह रहा है लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी, अर्थात
444 में कितने खिलाड़ी हैं? 3/4, अर्थात 3/4 का फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिए। तो इसको 4 से काटेंगे, 110 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 330 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी निकल के आ गए। टोटल बॉयज जो हमारे हैं वो हैं 440 और खिलाड़ी हैं उसमें 330। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है लड़कियों की संख्या बताइए। टोटल 660 विद्यार्थी हैं, लड़के हमारे निकल के आ गए 440, माइनस कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ जाएगी 220, 220 लड़कियां हो जाएंगी। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है तो आपके फिर कितने निकल के आते? 330 आ जाता। लेकिन यहाँ पे लड़कियों की संख्या पूछे जा रहा तो लड़कों की ऑलरेडी निकल आई थी, ठीक है, तो यहाँ पे 220 लड़कियों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यह प्रश्न कह रहा है अब हमें क्या करना है? अब खिलाड़ी लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग यहाँ पे दिया गया है। संख्या भी पूरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इसके आगे भी संख्या आपके प्रश्न बढ़ाया गया था, मैंने किया नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। बाकी पूछा जाएगा वही आंसर आएगा, 220 ही आएगा लड़कियों की संख्या। लेकिन इसके आगे भी प्रश्न बढ़ाया गया था, इसके आगे प्रश्न बढ़ाया गया है या बढ़ाया जा सकता है कि खिलाड़ी लड़कियों की संख्या बताइए। तो खिलाड़ी लड़कियों की संख्या यहाँ पे 220 में 1/4 भाग थी, तो 220 गुणे 1/4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 4×5 20 एंड 4×5 20, 55 आ जाएगा, ठीक है। इन खिलाड़ियों में खिलाड़ी लड़की 1/4 खिलाड़ी लड़कियां हैं। खिलाड़ी टोटल हमारे कितने निकल के आए थे? 220। 220 में 1/4 खिलाड़ी लड़कियां हैं तो टोटल हमारी 55 हो गई। अब यह कह रहा प्रश्न कि खिलाड़ी की अभीष्ट संख्या बताइए, टोटल खिलाड़ियों की संख्या। जब टोटल खिलाड़ियों की संख्या निकालना है तो 330 बॉयज निकल के आए थे और 56 हमारी लड़कियां निकल के आ गई, तो टोटल 385 हमारे खिलाड़ी हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न था, ठीक है। प्रश्न को छोटा कर दिया गया है, वैसे इतना कठिन नहीं आएगा, इतना ही प्रश्न आएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? देखिए 6 घंटों में यहाँ पे बात की गई है सेकंडों की संख्या। तो सबसे पहले 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और इसमें कितने? 60 सेकंड होते हैं। बस इतना गुणा कर लेना, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। 6 छांगा 3600 में 6 का गुणा कर दीजिए। अभी ये सेकंडों का आ रहा है, क्योंकि देखिए हमें क्या निकालना, प्रश्न क्या कह रहा है? मिनट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल सेकंड का अगर देखा जाए तो 21,600 टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 21,600 टोटल सेकंड आए। तो अभीष्ट दिन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? अभीष्ट दिन निकालने के लिए तो दिन बराबर यहाँ पे करेंगे, टोटल 21,600 सेकंड हैं, इसको दिन में करना है तो 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं और पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। ये हमारी दिन में वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, इस गोले के अंदर को 1 0 से आप काट भी सकते हैं, और बाकी जब इसको गुणा भाग कर लेंगे तो टोटल 15 दिन आएगा। गुणा भाग कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। कितना अधिक है? देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग की भुजा 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, और आप जानते 80 दिया गया है और वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, परिमाप दिया गया है तो 80/4 कर लेंगे तो एक भुजा की वैल्यू हमारी आ गई 20 सेंटीमीटर। एक भुजा की 20 सेंटीमीटर आ गई। आयत की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 20 × 2 कर लेंगे, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया है एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आयत की लंबाई जो है इसके परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी कह रहा है, तो हमारी 20 आई ना, तो 20 × 2 कर देंगे तो 40 हमारी लंबाई आ जाएगी, और चौड़ाई यहाँ पे 20 ऑलरेडी आपकी दी गई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
अब 40 गुणे 20 कर लेना है आप लोगों को। जब आप लोग 40 गुणे 20 कर लेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 800 आ जाएगी। 800 वर्ग सेंटीमीटर आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो 20 का वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 400 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तुम्हारा अभीष्ट अंतर क्या आ गया, अभीष्ट अंतर आप क्या निकालेंगे, जो हमारा आयत का क्षेत्रफल आया था 800 उसको लिखेंगे और माइनस वर्ग के क्षेत्रफल जो 400 आएगा इसमें माइनस कर लेंगे। टोटल वैल्यू हमारी 800 में से 400 माइनस करेंगे 400 आएगी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल से अधिक कितना होगा, यहाँ पे 400 अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिए। गुणा भाग करना यहाँ पर भी है, जोड़ है, केवल जोड़ना है आपको। मान लीजिए खरीदारी अगर करते हैं मार्केटिंग में तो ये प्रश्न कर लेंगे। हरून एक फल की दुकान पर गया, उसे 1.5 दर्जन केले 2.50 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75.40 प्रति किलो की दर से, 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये किलो प्रति की दर से, तो फल विक्रेता को 500 का नोट आपने दिया, तो विक्रेता आपको कितना वापस करेगा। आप दुकान गए 500 का नोट लेकर, उसमें आपने 2.50 प्रति किलो की दर से 1.5 किलो व 1.5 दर्जन जो है आपने केला खरीदा, 2.50 प्रति किलो की दर से। देखिए दर्जन है तो यहाँ पे किलो नहीं होना चाहिए, ठीक है, दर्जन होना चाहिए। तो 1.5 किलो आम 75.40 प्रति किलो की दर से, 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति की दर से। और आपको वैल्यू देखिए बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए जब हम केले की बात करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, केला यहाँ पे 2.5 रुपये प्रति बताया गया है, प्रति की यहाँ पे केला दिया गया है, 2.5 रुपये प्रति केला दिया गया है, ठीक है। 1.5 दर्जन आपने केला खरीदा, तो 1.5 दर्जन केला मतलब 12 6 18 केला हो गए। 18 केला में 2.5 का माइनस कर लीजिए। प्रत्येक केले की कीमत 2.5 रुपये है और 18 केला आपने खरीदा, तो टोटल हमारे कितनी हो जाएगी, 45 रुपये इसका हो जाएगा, ठीक है, मोटा मोटा। इसके बाद 1.5 किलो आम कितना है, 75.40 के प्रति किलो की दर से, तो एक ये हो गया, इसका आधा और इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है, एक हो गया और इसका आधा इसी में जोड़ लीजिए, तो 201.6 कितना आएगा, 201.6 का आपने आम खरीद लिया। इसके बाद कह रहा अंगूर, अंगूर कितना है, 120 रुपये किलोग्राम, तो जब 120 है तो 30 रुपये पाव कहलाएगा, तो 60 का हमारा आधा हो गया, 60 में 30 और जोड़ दीजिए, 90 हो जाएंगे। तो टोटल हमारी खरीदारी कितनी हुई, 45 प्लस 201.6 प्लस आपका जो ये आम वाला है, अंगूर वाला लिखना है ना, अंगूर वाला कितना हो गया, 90। इन टोटल कर लेना है, आपको ऑप्शंस कर देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोटल हमने आपको बताया था 15 प्रश्न करेंगे। कक्षा 5 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है, ध्यानपूर्वक बताइए। मोतियों की माला, बिंदु सीट, डार्ट पेपर, गिन तारा, द्विमुखी पटल, काउंटर। देखिए कक्षा में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए किसकी बात कर रहे हैं, कक्षा में जो है आपके सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए जो है व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता बिंदु और सीट अर्थात डार्ट पेपर पड़ेगा। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस पेपर में 15 बेहतरीन लाजवाब हमने क्वेश्चन किया। 15 से में आप लोगों का फीडबैक क्या है स्कोर करके जरूर बताएं। और बाकी आपकी ईवीएस की पर्यावरण की बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर आने वाला है, उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और अगली क्लास आप लोग अगला प्रैक्टिस पेपर बेहतरीन तरीके से ज्वाइन हो सके। सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर हमारे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। जल्दी मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।